हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जी होती है। अगर हम इसमें डेल्टा लगा दें तो ये हमारा हो जाता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं, प्लस इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको कि आगे इसके फॉर्मूले का मीन्स क्या होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी और ये होता है चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, टी होता है टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, और हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस फॉर्मूले का यूज होता है। ओके, तो ये तो हमें फॉर्मूला पता है और इसको जनरली हम रट लेते हैं, बट इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसके मीनिंग्स क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो एक एक टर्म की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेल्टा जी के बारे में बताऊंगी, फिर डेल्टा एच के बारे में, फिर डेल्टा एस के बारे में। टी के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि सबको पता है वो टाइम होता है, टाइम नहीं होता है, वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, अगर डेल्टा का साइन लगाए तो वो चेंज इन जो भी हमारे पास टर्म दिया होगा वो होगा। ठीक है, इसको अगर आपने सिंपली एंट्रोपी लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एंट्रोपी नहीं है। एंट्रोपी लिखना होगा तो हम इस टाइप से लिखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी लिखना है तो इस टाइप से लिखेंगे। बट अगर डेल्टा का साइन आ गया तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास चेंज इन हो जाता है। और इसको हम कैसा होता है, इसमें डिफरेंस होता है किसका, G2 माइनस G1, यहाँ पे S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, इस टाइप से होता है। ठीक है, ये मीन्स होता है डेल्टा का। ओके, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये है। और ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, ये। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा जी की। ठीक है, तो आपने हमेशा से ये पढ़ते आए होंगे कि जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो अगर निगेटिव आती है, हमारे पास वैल्यू अगर डेल्टा जी की निगेटिव आती है तो जो रिएक्शन होती है वो कैसी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मीन्स खुद से ही जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करने लगती है, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, जो स्वतः ही होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है वो। ओके, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है तो ये कैसा हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, ये आपने जनरली इसकी स्टडी करी होगी, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा जी की। इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जा रही होती है। ठीक है, इसलिए जो हमारी रिएक्शन होती है वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होती है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एनर्जी कम है। ठीक है, तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि हमको जब गुस्सा आता है तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जो हमारी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो हम हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं या फिर गलत काम कर देते हैं। ठीक है, जब भी हम गुस्से में होते हैं, क्योंकि वह हमारी एनर्जी ज्यादा होती है और हम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इस वजह से ऐसा हो जाता है। बट अगर आपको किसी चीज पर गुस्सा आया और आपने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, कुछ टाइम उसके बारे में सोचा, तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है और आप कैसे हो जाते हो, शांत हो जाते हो। जब आप शांत हो जाते हो तो आप में स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो जनरली गलत नहीं होता है। वो गलत क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने वो डिसीजन स्टेबिलिटी में लिया है, अनस्टेबिलिटी में नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है
वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है, जब हमारी रिएक्शन कहाँ फॉरवर्ड हो रही हो, जब हमारी रिएक्शन हायर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से कहा जा रही हो, लोअर एनर्जी लेवल पर। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है क्या, कि जो हमारी अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या शो कर रही है हमें, वो ये शो कर रही है कि जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में ए से लेके पी है, ए हमारा रिएक्टेंट है और पी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये इसकी एनर्जी कैसी थी, ज्यादा थी, हाई थी, और यहाँ पर लो एनर्जी हो गई, मीन्स यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में हो रहा है। तो इसकी जब हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे तो किसमें आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव में क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर एनर्जी से हमारा कहा जाता है हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी में रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, और यहाँ की इसकी जो एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन में रिएक्शंस नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो वो तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि किस टाइप से हमारी रिएक्शंस हो रही है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, अब बात आती है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, हमारे पास अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से हो जाता है ए, या इस टाइप से ये इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मीन्स हमारी रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड हो रही है ना बैकवर्ड हो रही है। फॉरवर्ड कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी। फॉरवर्ड कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, निगेटिव। और बैकवर्ड कब होगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी बात किसकी कर रहे थे, हम डेल्टा जी की कर रहे थे। ओके, अब बात करते हैं डेल्टा एच की। ठीक है, कि डेल्टा एच का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, आई होप आप लोग को ये तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसको अब साफ कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भर गया है क्योंकि अब बात करते हैं डेल्टा एच की। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी मैंने आपको समझा दिया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी सिस्टम की अपनी एनर्जी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं डेल्टा एच, इसको क्या बोलते हैं हम, एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारे पास एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी सिस्टम में जो हीट होती है वो हीट किस पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट, ये हम बात कर रहे हैं इसकी एंथैल्पी की, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेल्टा एच की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा H2 माइनस H1। ठीक है, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन दी हुई है इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा और ये H1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें ना कंडीशंस पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा दिया होता है, डेल्टा एच इक्वल टू, अगर H2 की वैल्यू ज्यादा है H1 से तो ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी 5 है, इसकी 3 है, टोटल कितना आ गया, 2 आ गया, पॉजिटिव में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेल्टा एच इक्वल टू, अगर H1 ज्यादा है H2 से, ठीक है, तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। यहाँ 5 दिया है, यहाँ 2 दिया, -3, तो यहाँ पर वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आता है हमारे पास एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एक वर्ड आता है हमारे पास एंडोथर्मिक। ठीक है, सबसे पहले तो हमें वर्ड्स के मतलब पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सो मीन्स होता है एग्जिट,
एग्जिट होना, और थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर का बाहर निकलना, टेम्परेचर का आउट होना। ठीक है, जब भी टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन से बाहर निकलता है तो वो रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो से हमेशा याद रखना, एक्सो किससे रिलेट कर रहा है, एग्जिट से। एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर निकालना, और थर्मिक मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट, टेम्परेचर का बाहर निकलना। और एंडोथर्मिक क्या होता है हमारे पास, इन। एंडो मीन्स होता है इन, और इन किस चीज का हो रहा है, टेम्परेचर का। मीन्स जब हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को दे रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन हो जाएगा। मीन्स हम उस रिएक्शन में हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ओके, अब बात आती है यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव साइन की। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव साइन आया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि H2 की वैल्यू ज्यादा है H1 से। H1 हमारे पास क्या दिया है, रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हमने क्या दिया, हीट दी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर हीट दी तभी तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, हीट ही तो होता है ये हमारे पास। ठीक है, जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर H2 की वैल्यू मीन्स इसकी वैल्यू ज्यादा है, मीन्स इसकी वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। मीन्स इसकी हीट कैसी है, इसके पास हीट कैसी है, ज्यादा है। ज्यादा हीट कब होगी, जब हम इसको हीट देंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा पहला वाला, वो हो जाएगा हमारे पास एंडोथर्मिक। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी हीट कैसी हो गई, ज्यादा हो गई है। ओके, अब बात करते हैं डेल्टा H की। अगर वो निगेटिव आता है, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है हमारे पास तो क्या हो गया, H1 की वैल्यू ज्यादा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, मीन्स अब किसके पास, इसके पास हीट ज्यादा है। ठीक है, इसकी हीट ज्यादा है और यहाँ पर हीट कम हुई है। मीन्स क्या हो गया, हीट रिलीज हुई है। ठीक है, हीट क्या है, बाहर निकली है। तो ये वाला जो प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास होता है। अगर हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है। अगर निगेटिव में आ रही है तो जो हमारी रिएक्शंस की होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसको समझते हैं, एंथैल्पी को समझते हैं। ओके, अब बात करते हैं एंट्रोपी की। ठीक है, एंट्रोपी भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, जो हमारा वर्ल्ड है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं तो आपको एक्सप्लेन करके बता ही दूंगी कि जो वर्ल्ड की एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम डेल्टा S की। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी मीन्स क्या होता है, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज डिसऑर्डर में है, जितनी ज्यादा अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी किसी भी चीज में अगर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो वो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। डिसऑर्डर अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि जो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑर्डर में होते हैं तो वो सारे तो अनस्टेबल होंगे, बट वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, दोनों के एक साथ लेके नहीं सोचना है, वरना काफी सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं यहाँ पर, एंट्रोपिक की। तो अकॉर्डिंग टू एंट्रोपिक कोई भी सिस्टम में जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात आती है डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा H2 माइनस H1। यहाँ पर अगर हम रिएक्शन लें तो A से हमारी क्या बन रहा है, P की हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये S1 है और ये H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर H2 इज ग्रेटर देन H1 तो हमारी ये पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और डेल्टा S इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, H1 ग्रेटर देन H2 तो ये हमारी नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से। तो अब हम ये देखते हैं कि किस में हमारी जो डिसऑर्डरनेस है वो हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर यहाँ पर कुछ कम मॉलिक्यूल्स दिए और यहाँ पर कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिए तो इसका जो डिसऑर्डरनेस हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मीन्स ये कैसी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हमारे पास डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव में है तो जो स्टेबिलिटी है
वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो डिसऑर्डरनेस है, डिसऑर्डरनेस वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है, ये सिर्फ इतना नहीं कहना है कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या देना है, रीजन ये देना है कि जो डिसऑर्डरनेस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। और अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है हमारे पास, तो वो हमारी क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव में आ रही है मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो ऑर्डरनेस है वो ज्यादा हो रही है। अगर ऑर्डरनेस ज्यादा हो जाएगी, अगर ऑर्डरनेस ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारी वर्ल्ड की एंट्रोपी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, मीन्स डिसऑर्डरनेस आती जा रही है, जिससे हम क्या होते जा रहे हैं, स्टेबल होते जा रहे हैं। पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि हमारे काफी सारी चीजों के लिए हमें काफी सफर करना पड़ता है, बट अब नहीं करना पड़ता है। ठीक है, काफी सारी चीजें हमें काफी जल्दी मिल जाती है। जैसे कि आप स्टडी को ही देख लो, आपको कोचिंग्स वगैरह पहले जाना पड़ता था, फिर आप स्टडी करते थे, फिर आते थे, उसमें काफी सारा टाइम वेस्ट होता था। अब आप घर पे ही ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से काफी सारे हम लोगों को प्रॉफिट्स हुए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की साइड जा रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से जो वर्ल्ड की एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो मैंने आपको सारी टर्म वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूँ और आई थिंक अब आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही ये फॉर्मूला लिख पाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फॉर्मूले का मेन क्या है। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला साफ कर दिया है, तो आप अपने हाथ से अपनी कॉपी पे एक बार फॉर्मूला तो लिख के देख ही लीजिए। अगर आपको याद हो गया तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और याद नहीं हुआ है तो मीन्स अभी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है इस टाइप से, यहाँ पर पी मीन्स प्रोसेसिंग दी हुई है। प्रोसेसिंग किस चीज की, जो हमारी रिएक्शंस होती है उसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फ्री एनर्जी दी हुई है। फ्री एनर्जी क्या होती है, हमारे पास सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, वो दी हुई है। ओके, और इस टाइप से मैंने एक ग्राफ बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको मैंने डेट डैश से यहाँ पर ये मिला दिया है। ठीक है, ओके, तो इस यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आया है इसको ही हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है। ओके, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर एक और ग्राफ बना के देती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, प्रोसेसिंग दी हुई है, और एक और ग्राफ हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें कि ये जो ग्राफ है इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप ये ग्राफ अच्छे से समझ जाओगे कि ये ग्राफ में आखिर क्या कह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपको ये ग्राफ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस ग्राफ में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, वो कम थी, और प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास क्या थी, ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो मैंने आपको बताया था या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, यहाँ से यहाँ जब रिएक्शन हुई तो हमने इसको हीट दी, जब हमने इसको हीट दी तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। और ये वाला जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या थी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी तो फिर इसने इस प्रोडक्ट जब बना तो एनर्जी रिलीज हुई, और जब एनर्जी रिलीज हुई तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इसमें कौन सी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डेल्टा जी की वैल्यू को यहाँ पर क्या करो, फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसको हम G2 मान लेते हैं और उसको G1 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी इसको हम G1 मान लेते हैं और इसको G2 मान लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, मीन्स इसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा मैं कुछ भी मान लो 5 मान लो, और इसकी वैल्यू क्या है, कम है, 2 मान लो तो 3 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, कम है, G2 की वैल्यू कम है और G1 की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर 5 इसकी वैल्यू G2 की वैल्यू कम है तो इसको 3 मान लेंगे, इसको 5 इसकी वैल्यू आ गई माइनस में, ठीक है। तो ये आप कुछ भी मान सकते हो क्या, सॉल्व करने के लिए, ओके। इस चीज को आपको समझना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये वाली रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, और ये हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन। तो ये वाला जो ग्राफ है उसमें जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और ये हमारे पास हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। तो इसमें जो हमारी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और इसमें जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये रिएक्शन ना हो, बट वो हमारे रिएक्शन पर डिपेंड करती है। और एग्जाम में आपको ऐसे ग्राफ्स दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इन ग्राफ्स को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके तभी एक्सप्लेन हो पाएंगे जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। और एक चीज का और इसमें ध्यान रखना होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज है XYZ, कुछ भी ले सकते हो, घर ले सकते हो, कोई बॉन्ड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जब हम उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग, एंड ठीक है, हमें क्या होता है, एनर्जी क्या करनी पड़ती है, वो देनी पड़ती है, ठीक है। एनर्जी हम देते हैं, एनर्जी को इन करते हैं, तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब हम एनर्जी देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अगर हम किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन तभी होता है किसी भी चीज का जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, और जब कोई चीज हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पर आती है तो वो क्या करती है, एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है, मीन्स एनर्जी आउट हो रही है, ठीक है, एनर्जी आउट हो रही है। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, जो आगे कभी आप रिएक्शंस वगैरह करते हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की, ठीक है। तो आई होप मैं इतनी तो उम्मीद करती हूँ कि 20 मिनट के इस वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेल्टा G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा माइनस T, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा S, ठीक है। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये चेंज इन एंथैल्पी, और ये चेंज इन एंट्रोपी, और ये हमारे पास क्या दिया है, टेम्परेचर। अब हमें इसकी वैल्यू क्या लानी है, नेगेटिव लानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये हमारे पास किस टाइप से होना चाहिए। तो डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो जो प्रोसेस है वो क्या, थर्मिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर डेल्टा S की बात करते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या, इसका में क्या होना चाहिए कि डिसऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डिसऑर्डर कब होता है, जब इसकी वैल्यू आ जाए पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें डेल्टा G जो हमारी रिएक्शंस की स्टेबिलिटी बताती है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। जब वो नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट अगर जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हो जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा एक्सोथर्मिक हो। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ गई है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए और यहाँ पर क्या निगेटिव लाने के लिए इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो इसकी वैल्यू हम किस टाइप से कम कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिब्स फ्री एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास माइनस दिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव में है मीन्स एंडोथर्मिक हो रहा है, ये पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर डिसऑर्डर मीन्स यहाँ से तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा हुई और इसकी कम हुई तो इन ऑल टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू हम ज्यादा लाने के लिए इसमें
मल्टीपल किसका हो रहा है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मीन्स टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें इन ऑल टोटल वैल्यू किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इसकी वैल्यू ज्यादा होने के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो आई होप यही जो हमारे पास फॉर्मूले था, इसका यही कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इस टाइप से। अब हम बात ये करते हैं कि अगर यहाँ पर निगेटिव आ जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो ये ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये निगेटिव है और ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज करना होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से, और ये जो प्रोसेस है इसको एक्सोथर्मिक कर दें, ये हमारे पास हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो एक्सोथर्मिक में वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे निगेटिव हो गया और यहाँ पर क्या है, ऑर्डरनेस आ गई। ठीक है, इस टाइप से। इसमें जो डिसऑर्डरनेस है वो कम है। अगर डिसऑर्डरनेस कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑर्डरनेस आ जाएगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, निगेटिव में है इसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमने निगेटिव लगा दिया और यहाँ पर निगेटिव का साइन तो है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव। तो अब हमें क्या चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू किस में चाहिए, निगेटिव में चाहिए। हमें इसकी वैल्यू निगेटिव में चाहिए, मीन्स इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू को हम कम कर देंगे, मीन्स यहाँ पर हम टेम्परेचर की वैल्यू को कम कर देंगे। इसलिए जो हमारे पास एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक उसमें टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होती है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और आप वीडियो देख के इसको समझ सकते हो। ठीक है, एंडोथर्मिक मीन्स क्या होता है, एंडोथर्मिक मीन्स ये होता है कि हम हीट को दे रहे हैं और हीट हम तभी देंगे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, इस टाइप से समझ सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो हम किसी सिस्टम में हीट दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। एक्सोथर्मिक जब हम इसमें हीट रिलीज हो रही है मीन्स टेम्परेचर कम चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट या टेम्परेचर की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो होल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी सम, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आई होप आप अच्छे से कर पाओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।